एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 यानी कि पार्ट नंबर 6, जो कि जिनकी कवित्री है, ठीक है, जो लेडी होती है ना उनके लिए हम कवित्री यूज करते हैं। जिनकी कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। और इन्होंने भी आपके जो आप चैप्टर देखोगे तो इसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे, जिसमें से हम सिर्फ कौन सा करेंगे? हिमालय से करेंगे, क्योंकि यही हमारे अभी तक के सिलेबस में आने वाला है। जो दूसरा पार्ट है वो नहीं आ रहा है, इसलिए हम अभी उसको नहीं पढ़ेंगे। तो हिमालय से यानी कि हिमालय के बारे में बताया है। यहाँ पर कवित्री जो है महादेवी वर्मा, उन्होंने हिमालय जो है ना उसके बारे में बताया है कि वो किस तरह से इतना कठोर है, लेकिन फिर भी वो हम पूरे जगत के जन के लोगों के लिए कुछ सोचते हैं और उन चीज़ों को सोचकर ही वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यानी जो प्रकृति का कहर है वो अपने ऊपर लेते हैं। जितनी भी आंधी तूफान आते हैं वो सभी के सभी वो अपने ऊपर लेते हैं। तो उनके बारे में उन्होंने बताया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवित्री परिचय देखेंगे, उसके बाद उनकी रचनाएं देखेंगे, शैलियां देखेंगे, फिर 1 बाय 1 सबको समझते जाएंगे। शुरू करें तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पर कवित्री परिचय है, कवित्री है ना। तो कवित्री यानी कि कवि नहीं है, अभी लेडी हैं। तो जब आप कवित्री परिचय लिखोगे इस तरह से लिखना है। कई बार हम गलती कर देते हैं, हम कवि परिचय लिख देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम में आता है और आपको लिखने को मिलता है तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है। मतलब दिखने में नॉर्मल लगेगा, बोलोगे अच्छा ठीक है भूल गए ना, कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से लिखना है। बढ़ते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म जो है सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर कौन से थे? फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व पे हुआ था। होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन इनका जन्म हुआ था। इनकी माता हेमरानी साधारण कवित्री थी और श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना को भी ब्रज भाषा में कविता करने का चाव था। नाना तथा माता के इन गुणों से क्या हुआ था कि महादेवी वर्मा का भी उस पर प्रभाव पड़ा था। तो महादेवी वर्मा जो थी अपने मतलब उनके पापा नहीं, उनकी मम्मी और उनके नाना के अंदर जो गुण थे उन्हीं से ही उनको क्या हुआ, कवित्री यानी कविता लिखने का जो चाव है वो उनके अंदर बचपन से ही आ गया था। 9 वर्ष की छोटी उम्र में इनका विवाह जो है स्वरूप नारायण 9 इयर्स की थी जब, तब इनका शादी हो गया। और किनके साथ हुआ था? स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और माता का साया सिर से उठ जाने पर भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और पढ़ने में और अधिक मन लगाया। फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर MA तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बहुत समय तक ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद पर कार्य करती रही, यानी एक प्रिंसिपल भी रही। आगे इनके बारे में है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो सर्वप्रथम इनकी रचनाएं जो है चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद ये चांद की संपादिका भी रही। इन्हें सेकसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी ये जो लेखक कवि लोग होते हैं उनके लिए कुछ कुछ अलग अलग टाइप के पुरस्कार होते हैं, तो वो पुरस्कार इनको दिया गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी क्या किया था? अलंकृत किया था, यानी इनको वो भी पुरस्कार मिला था। 1983 ईस्वी में महादेवी वर्मा जो हैं उनके लिए काव्य ग्रंथ जो यामा नाम का था उनके लिए उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी यहाँ पर आप उनके सारे अचीवमेंट्स देखोगे कि उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर इन्हें साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया था। यानी यहाँ पर आपको सारे उनके अचीवमेंट्स मिलेंगे। तो आप चाहें तो उनकी रचनाओं में इसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इसके जो लेखक जो कवित्री परिचय है आप उसमें भी इसको ऐड कर सकते हो, तो दोनों में लिख सकते हो, चल जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इन्होंने और क्या क्या किया था। तो अपने मधुर गीतों से जन जन की प्यास बुझाने वाली ये महान कवित्री जो है 11 सितंबर 1987 ईस्वी में सदैव के लिए हमसे क्या हो गई? विदा हो गई, यानी इनका निधन हो गया। लेकिन इनके गीत हमारे मानस यानी कि हमारे मन पर क्या करके गए? हमेशा हमेशा गूंजते रहेंगे। आपने देखा होगा कि जब से आप थोड़े से क्लास में बड़े आए, जब से आपकी कविताएं और सारी चीजें आने लगी, तो आपको महादेवी वर्मा जो है उनका कोई ना कोई एक कविता जरूर मिली होगी। तो इनकी कविताएं जो थी बहुत ही सिंपल थी, वो जो भी चीज़ लिखती थी वो इजीली समझ में आ जाती थी। अभी आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हाँ
चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनको पढ़ के ही हमको समझ में आ रहा है। ये अपनी रचनाओं में क्या करती थी, ये अपनी रचनाओं में ना मानवीयकरण रखती थी, यानी कोई चीज को इंसान के किसी बिहेवियर के से मिलता जुलता बनाती थी। तो ये इनकी रचनाओं में ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जो अभी हम इसमें भी देखेंगे हिमालय वाले में, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप उसका काव्य सौंदर्य लिखते हो तो आपको कविता को पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से अलंकार लगते हैं। तो यहाँ पर मानवीय अलंकार जो है वो आपको बहुत मिलेगा, मानवीकरण अलंकार वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है कृतियाँ। अब कृतियाँ यानी कि रचनाएं होती हैं, क्या क्या लिखा था इन्होंने, कौन कौन सी कविताएं लिखी थी, किस किस चीज़ की रचना की थी। तो महादेवी वर्मा की जो मुख्य है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। अभी जो हम पढ़ेंगे ना हिमालय से, वो इस सांध्य गीत से लिया गया है, तो इनको हम पढ़ेंगे। आगे कृतियां इसकी और भी हैं, आपकी बुक में और भी गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन मुख्य जो है वो ये थी। शैली यानी कि ये किस तरह की चीजों को डालती थी, इनके इमोशन कैसे होते थे। तो पद्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा की शैली का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ था। महादेवी वर्मा ने जो पद्य वाला पार्ट है उसको उसमें इतना ज्यादा नहीं किया था, बहुत कम कर रखा था उन्होंने, अपने भावात्मक शैली का प्रयोग किया था। कैसी शैली रखती थी, इमोशनल वाली चीजों को रखती थी, इमोशन से रिलेटेड होती थी हमेशा इनकी जो भी शैली होती थी। साथ ही साथ क्या होती थी, सांकेतिक होती, मतलब संकेतों वाली होती थी, किसी चीज का किसी चीज के साथ संकेत दे रही हैं, सिंबल दे रही हैं, वैसी लगती थी। लाक्षणिक थी, लाक्षणिक मीन्स कि लक्षणों को देख के बताते थे कि अच्छा इसके अंदर ये लक्षण है, तो उससे हमने शब्द शक्ति पढ़ी थी ना, तो उसमें लाक्षणिक टाइप की थी। इनकी शैली जो थी लाक्षणिक प्रयोग होने के कारण, मतलब लक्षणों से हम 2 से 3 इसके अंदाजे लगाते, मतलब जिस तरह से दिख रहा है उसका किसी और तरीके के लक्षण से कंपैरिजन करके बताते थे। व्यंजना भी थी और समासोक्ति, मतलब समास भी उनके साथ साथ समासों में उक्ति भी होती थी, इस तरह से उनके शब्द मिलते थे। इस वजह से क्या हो गया था, थोड़ी सी अस्पष्टता हो गई थी और दुरूहता भी आ गई थी, यानी कि कोई चीज को कनेक्ट करने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि इनकी जो कविताएं होती थी वो सिंपल नहीं होती थी कि हाँ देखा पढ़ा समझा चलो खत्म। इनकी कविताएं सब सिंपल तो होती थी, लेकिन एक चीज लिखते थे, उस एक चीज का किसी दूसरी चीज से लिंक होता था, मतलब एक चीज के 2 से 3 अर्थ निकल जाते थे। तो अगर इस तरह से अर्थ निकलते थे तो सामने वाले को, पढ़ने वाले को थोड़ा सा अस्पष्टता होती थी कि समझ में आता था कि इसका मैं किस तरह से लिंक लूं। जैसे मान लो आप किसी के जैसे मान लो किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं ना, शेर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर शेर की तारीफ, शेर के किसी गुण के बारे में बता रहे हो, तो शेर के गुण का आप मानव के गुण से रिलेटेड कुछ निकाल रहे हो। फिर शेर की किसी और चीज, जैसे मान लो शेर शिकार करता है, कमजोर लोगों को मारता है, तो उसका लिंक हमने लोगों के लिए ले लिया कि जो बलवान लोग होते हैं वो कमजोरों को करते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि हम जो समझ रहे हैं वही चीज हो, उसका कुछ और अर्थ भी निकल सकता है, क्या पता वो सिर्फ शेर के लिए हो, हमारे लिए नहीं हो। तो इस तरह से एक से ज्यादा अर्थ निकल जाते थे, तो इस वजह से इनकी कविताएं जो थी वो थोड़ी सी अस्पष्ट होती थी, मतलब समझ में नहीं आती थी कि हम जो उसका अर्थ निकाल रहे हैं वाक्य में वही होगा या कुछ और होगा। तो इस वजह से ऐसा होता था। पर फिर भी क्या हुआ था कि वे सर्वत्र मधुर और कोमल प्रतीत होती थी, लेकिन इनकी कविताएं फिर भी कैसी थी, बहुत अच्छी लगती थी, सूदिंग लगती थी, मजा आता था इनकी कविताओं को देख के। यहां से स्टार्ट होता है हिमालय से का पहला पद। क्या दे रखा है, हे चीर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, परे रागहीन तू हिम निधान। हिम निधान मतलब हिमालय को कह रहे हैं कि हे चीर महान, की हे चीर मीन्स होता है सदैव, ठीक है, सदैव। उसके बाद आता है स्वर्ण रश्मि। स्वर्ण रश्मि मतलब सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें। नेक्स्ट है श्वेत। श्वेत मतलब सफेद। भाल मीन्स होता है मस्तक। बरसा जाती रंगीन हास, बरसा मतलब बरसाती है, रंगीन हास, हास मीन्स होता है हंसी। शैली मीन्स होता है पगड़ी, ठीक है, इंद्रधनुष सबको पता ही है। उसके बाद आता है परिमल, बतास, बतास मीन्स होता है वायु। परिमल्स मीन्स होता है सुगंध
या सुगंधित बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद रागहीन मीन्स होता है वैरागी, परे मीन्स दूर। अब इन सब चीजों से कुछ कुछ वर्ड्स आपको समझ में आ गए। अब क्या कह रही हैं, यहाँ पर बता रहे हैं हिमालय जो है बर्फ से भरा हुआ है, हिमालय, उसके बारे में कह रहे हैं कि हे सदैव महान रहने वाले तुम हिमालय, यह स्वर्ण रश्मि श्वेत भाल, श्वेत भाल यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो तुम्हारे श्वेत भाल यानी कि सफेद मस्तक को, क्योंकि हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो कैसी होती हैं, पूरी बर्फ से ढकी हुई होती हैं। हमने अभी अभी देखा था, तो वहां पर जब मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको, तो वहां पर कैसा था, पूरे सफेद यानी बर्फ से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा कह रही है कि तुम बहुत महान हो, सदैव महान रहने वाले हो, और तुम्हारे जो मस्तक है, जो सफेद कलर का जो मस्तक है, उस पर हमेशा सूर्य की किरणें जो हैं वो चमकती रहती हैं। बरसा जाती रंगीन हास, और ये जो सूर्य की किरणें जो हैं जब तुम्हारे मस्तक पर आती हैं तो चारों तरफ क्या हो जाती है, हंसी छा जाती है, यानी चारों तरफ जो है पूरा माहौल जो है बहुत ही रंगीन हो जाता है, खुशियां बिखर आती हैं, क्योंकि जब सूर्य की किरणें आती हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हिमालय की वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ के आसपास के जितने भी चीज़ें हैं वो हंस रही हैं, प्रकृति हंस रही है ना, नेचर हंस रहा है। अगर सूर्य की किरणें नहीं निकलेंगी तो क्या होगा, फिर तो सब चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं तो पूरी प्रकृति जो है वो हंस रही है। शैली बनता है इंद्रधनुष, और क्या कहती है, कहती है कि जब तुम्हारे ऊपर से इंद्रधनुष निकलता है तो ऐसा लगता है कि मान लो तुमने क्या कर रखी हो, एक पगड़ी पहन रखी हो, यानी इंद्रधनुष की एक रंग बिरंगी तुमने क्या पहन रखी है, पगड़ी पहन रखी है। परिमल मलमल जाता बताश, और ये जो ठंडी ठंडी वायु है, अब हिमालय आप उत्तराखंड साइड चले जाओ, हिमाचल साइड चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। अभी जस्ट मैं थोड़ा टाइम पहले ही गई थी, तो वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, वहाँ का मौसम ही अलग होता है। तो ठंडी ठंडी जो वायु है उसके लिए क्या कह रही है, बतास मीन्स की जो ठंडी ठंडी शीतल शीतल वायु है वो कैसी लगती है, वो ऐसे लगती है जैसे क्या दे रही है, सुगंधित पदार्थ से जो है तुमको मल रही है, मतलब तुम्हारे ऊपर लेप लग रहा है एक तरह से, ठीक है। परे रागहीन तुम हिमनिदान, पर इतनी सब चीजें होने के बाद भी क्या क्या, कि तुम्हारे यहाँ से सूर्य की किरणें जो है वो निकल रही हैं, उसके बाद जो इंद्रधनुष है वो पगड़ी बांध रहा है, और जो ठंडी ठंडी वायु है वो सुगंधित पदार्थों के साथ आ रही है। तो ये सब होने के बाद भी तुम क्या हो, तुम फिर भी एक कैसे हो, वैरागी हो, बिल्कुल अकेले हो। आप कभी पहाड़ों को देखना, कभी मौका मिले ना जाने का, वेकेशंस में, अभी नहीं बोल रही हूँ, जब कभी वेकेशंस में मौका मिले ना जाने का, तो आप ज़रूर एक बार उत्तराखंड साइड इस तरफ चले जाना, एक छोटा सा ट्रिप लेकर आना, आपको पहाड़ों से प्यार हो जाएगा। मैं तो चाहती थी कि मैं यहाँ पे अपने जो भी, अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले ही गई थी मैं, तो मैं जितनी भी पिक्चर्स हैं, मैंने सारा कलेक्शन मेरे पास पूरा का पूरा नेचर का ही है, मैं चाहती थी कि मैं उसको यहाँ पे ऐड करूँ पर नहीं कर पाई। तो पहाड़ों से प्यार हो जाएगा आपको, अगर हिमाचल साइड या उत्तराखंड साइड जाते हो, तो वहाँ पर आप अगर पहाड़ों को अकेले में खड़े होकर देखोगे ना, सिर्फ कुछ मत सोचो, सिर्फ पहाड़ों को देखो, चारों तरफ आप पहाड़ों से घिरे हुए हो, आपको ऐसा लगेगा कि पहाड़ खुद अपने आप में क्या है, अकेला है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल आपको एकांत लगेगा। तो यही महादेवी वर्मा उन्हें कह रही है कि फिर भी तुम क्या हो, अकेले हो, मतलब इतना सारा नेचर का सब चीजें हैं तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम क्या हो, वैरागी हो, अकेले हो, उदासीन हो, बिल्कुल किसी भी चीज का तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं। संदर्भ एक बार देखेंगे, बाकी रिपीट होता रहेगा आपका पूरे के पूरे पार्ट में। क्या दे रखा है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जो है आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा की हिमालय से नामक कविता से उद्धृत है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से संकलित है। क्लियर। आगे प्रसंग में क्या है, प्रसंग में आप लिख सकते हो कि हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है, हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो आप कुछ भी वर्ड्स अपने साथ ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट व्याख्या हमने बहुत अच्छे समझ ली, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। हे हिमालय तो सदैव महान हो, बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं वो कैसी लग रही हैं, हंस रही हैं,
और उसकी रंगीन हंसी क्या हो रही है, चारों ओर बिखर जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि मान लो चारों ओर क्या है, प्रकृति जो है प्रसन्नता से हंस रही है। रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे सिर पर पगड़ी बांध गई हो, और शीतल वायु तुम्हारे अंग अंग में क्या डाल रही है, सुगंधित पदार्थों का लेपन कर रही है। किंतु हे हिमालय, तुम फिर भी क्या हो, वैरागी के समान कैसे हो, उदासीन ही रहते हो, मतलब तुम्हारे अंदर कोई उत्साह जैसा नहीं लगता है। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव अंकन किया गया है। सजीव मीन्स की इसको क्या बताया, अब आप देखोगे इसमें तो जैसे पगड़ी वाली चीज कही है ना, तो पगड़ी हम किसके लिए करते हैं, हम ह्यूमंस के लिए करते हैं ना पगड़ी का यूज, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। तो यहाँ से आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। तो भाषा कैसी है, संगीतात्मक है, संगीतों के माध्यम से, क्योंकि कविता है। भाषा कैसी है, खड़ी बोली है। रस है श्रृंगार, क्योंकि इसमें किसी ब्यूटी के बारे में बताया है कि उसके वो किस तरह से दिख रहा है, उसके लिए बताया है, तो आप इसमें श्रृंगार रस लिखोगे। गुण कैसा है, माधुर्य है, यानी कि बहुत अच्छा सूदिंग लगने वाली चीज लग रही है, तो माधुर्य है। अलंकार, इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीयकरण और अनुप्रास है। अनुप्रास क्यों होगा, क्योंकि किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही होगी, इस तरह से होगा। और उपमान उत्प्रेक्षा कैसे, उपमान क्या है, उपमान मतलब किसका किसी के साथ उपमा की गई है, उस तरह का भी हमने भी देखा था। तो ये कुछ कुछ आपको कविता देखकर ही समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर एक दो अलंकार दिख रहा है कि मुझे सामने सामने से ये अलंकार दिख रहे हैं, तो आप ये भी लिख देना अपने काव्य सौंदर्य में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नभ में गर्वित झुकता नशीश, पर अंक लिए है दीन शार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं हिमालय के लिए कि हिमालय कितना ऊंचा होता है, और नभ यानी कि आकाश में हमेशा गर्व के साथ खड़ा रहता है। कभी पहाड़ ऐसे बुढ़े होते हैं क्या, नहीं होते ना, पहाड़ बिल्कुल हमेशा खड़े रहते हैं। तो हिमालय की यहाँ पे बात हो रही है, तो हिमालय कैसा है, सबसे ऊंचा है, और हमेशा कैसे है, ऐसा लगता है जैसे गर्व के साथ खड़ा है, और कभी भी अपने शीश को झुकाता नहीं है, यानी उसके आगे जितने भी लोग हैं, पूरा संसार है, वो कभी भी अपना शीश जो है वो झुकाता नहीं है, अपना सिर जो है झुकने नहीं देता है। पर अंक लिए है दीन शार। अंक मीन्स क्या होता है, अंक मीन्स होता है गोद, ठीक है, और शार मीन्स होता है मिट्टी। क्या कह रहे हैं कि तुमने क्या कर रखा है, गोद ले रखा है, किसको, मिट्टी को, जो तुम्हारे आसपास की जो मिट्टी है तुमने उसको गोद ले रखा है, यानी वो बिल्कुल मामूली सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी तुमने सबको अपने साथ क्या रखा है, समा के रखा है, अपने साथ रख रखा है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। तुम्हारा जो मन है वो विश्व के जितने भी दुख है उनको देखकर क्या हो जाता है, गल जाता है। यानी जब गर्मी होती है या कोई भी चीज होती है तो हिमालय से चीजें जो पानी निकलता है, तो विश्व का अगर कोई दुख होता है उसको देख के तुम्हारा मन क्या होता है, गल जाता है। यानी इतने कठोर होने के बाद भी तुम्हारा मन जो है गल जाता है। और तन सह लेता है कुलिश भार, और तुम्हारा तन यानी कि तुम इतने कठोर दिखते हैं। आप अगर पहाड़ को देखो तो कितना कठोर दिखता है, और उस पहाड़ पे हवाएं आए, मिट्टी आए, बारिश आए, वो हमेशा एक समान रहता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी बारिश आए ठक गिर गया, ऐसा नहीं होता है ना, वो सारे भार को सहता रहता है। क्योंकि जब हवाएं आती हैं तो सबसे पहले जो ऊंची चीज होगी उससे टकराएंगे, तो सारा भार कौन लेता है, हिमालय लेता है। तो हिमालय को कह रहे हैं कि तुम जो हो बहुत कठोर हो, और इतना सारा भार जो है तुम सहन करते हो। कितने मृदुल कितने कठिन प्राण, तुम अंदर से तो बहुत क्या हो, मृदु हो, यानी कि बहुत ही कोमल हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, और बाहर से कैसे हो, बाहर से बहुत कठिन हो। यानी इतने सारे तुम पे इतने सारी चीजें तुम्हारे ऊपर होती हैं, नेचर से रिलेटेड कितनी सारी चीजें होती हैं, आंधी आती है, ठीक है, तूफान आता है, बारिश आती है, फिर भी पहाड़ वैसा का वैसा खड़ा है। तो इसलिए उसे कह रहे हैं कि तुम इतनी सारी चीजें सह रहे हो, लेकिन क्या हो, अंदर से बहुत सॉफ्ट हो, अंदर से बहुत ही मधुर हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसकी देखते हैं हम संदर्भ व्याख्या। पहला तो आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत जो है कहाँ से लिया गया है, हमारे हिमालय से नामक कविता से लिया गया है, जो कि काव्यखंड के सांध्य गीत से संकलित है। यहाँ पर भी क्या है, प्रकृति का ही चित्रण किया गया है। व्याख्या, व्याख्या क्या है, हे हिमालय, तू आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हो,
तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता, तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी क्या कर रखा है, अपनी गोद में ले रखा है। संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन जो है दया से पिघल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सारे लोग जो हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं, एक हिमालय के सामने बिल्कुल छोटे से ही है, तो उन लोगों को देख के इसका मन क्या होता है, पिघल जाता है। तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है, तो हे हिमालय, तुम अंदर से कोमल लेकिन किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। तो यहाँ पर आप इसके साथ एक और चीज ऐड कर सकते हो, तो क्या लिख दोगे, तात्पर्य ये है, या कह सकते हो कि इसमें ये लिख सकते हो, महादेवी वर्मा कहना चाहती हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि हम मनुष्यों को भी क्या रखना चाहिए, आप चाहे बाहर से कितने भी कठोर हो, लेकिन हम हमेशा हमारे मन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। हमको किसी भी चीज़ की सेंसिबल होने चाहिए कि हाँ, अगर कोई दुख में है तो हमें उसके दुख को फील करना आना चाहिए। आप उसके दुख को, उसके इमोशंस को समझो और उसके लिए कुछ कर सको। बाहर से आप उसको हिम्मत दो, मतलब कठोर मीन्स क्या है कि बाहर से तो आप उसको हिम्मत दे रहे हो कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुमको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इसको ठीक करने के लिए इसके दुख को फील करना होगा और उसके अनुसार उसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें होना चाहिए, तो ये चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य एग्जैक्ट वैसा ही है जो उसका था, सेम आप वैसा का वैसा लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है तीसरा पार्ट, 4 पद है। अब तीसरा पद देखते हैं क्या दे रखा है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। क्या कह रहे हैं, समाधि से पता है, झंझा मतलब क्या होता है, झंझा मीन्स होता है आंधी, ठीक है, आंधी। द्रगो मीन्स होता है नेत्र, नीर मीन्स आपको पता ही है पानी होता है, उसके बाद बस, ठीक है। तो क्या दे रखा है, टूटी है तेरी कब समाधि। यहां पर क्या कह रहे हैं, हिमालय को कह रही है कि हिमालय जो है वो ऐसे एक तपस्वी के जैसे, एक ऋषि के जैसे समाधि लगाए हुए है। जैसे हम एक ऋषि जो है समाधि लगाए हुए रहता है और कुछ भी हो जाए उसको अपनी समाधि को भंग नहीं करता है, वैसे ही तुम भी कैसे हो, एक समाधि लिए हुए बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हो। झंझा लौटे शत हार हार, झंझा यानी कि कितनी ही आंधी आ जाए, कितने ही सैकड़ों चीजें हो जाएं, लेकिन तुम कभी हार नहीं मानते, तुम हमेशा वहीं के वहीं अड़िग खड़े रहते हो। बह चला द्रगों से किंतु नीर, मतलब कि द्रगों यानी कि तुम्हारे नेत्र से क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। सुनकर जलते कण की पुकार, सुनकर जलते कण की पुकार मीन्स कि जब धूप होती है, जब धूप का तपन होता है, उस तपन के टाइम पे क्या होता है, बर्फ पिघलेगी, तो जब बर्फ पिघलेगी तो उससे पानी निकलेगा, तो वो जो पानी निकल रहा है वो कैसा लग रहा है, वो तुम्हारे अंदर से एक बहता हुआ नीर जैसा लग रहा है, क्योंकि जब उस पे तपन आ रही है, सूर्य की धूप आ रही है, तो कितना भी हो जाए, पहाड़ के लिए भी उन्होंने क्या बोला है कि पहाड़ को भी क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। अगर हमको होता है तो हम क्या करते हैं, हमको धूप लगती तो हमको पसीने आते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो हम इरिटेट होकर क्या करते हैं, यहाँ वहाँ जाके छाया ढूंढते हैं कि अरे उधर जाके खड़े हो जाए, यहाँ खड़े हो जाए, एसी में जाके बैठ जाए, हम होते ना परेशान। लेकिन यहाँ पर हिमालय के लिए कहा है कि तुम बिल्कुल समाधि लगाए हुए हो, चाहे तुम्हारे ऊपर तेज धूप की किरणें आ रही हैं और उन धूप की वजह से जो पानी बह रहा है, जो उसका पानी पिघल रहा है, वो उसके नेत्रों से निकला हुआ पानी के समान उसको बता रहे हैं कि वो निकल रहा है, लेकिन फिर भी तुम क्या हो, फिर भी तुम वहीं के वहीं खड़े हो। सुख से विरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त यानी सुख में विरक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ सुख आ गया है तो बस अब सुख में रहना है। ये सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में समान रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है वहां पे तो भी खड़े रहते हैं, अगर धूप निकल रही है तो भी वहीं पर अड़िग रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि सुख आया तो बिल्कुल विरक्त होके यानी कि वैरागी की तरह यहाँ वहाँ चले जाते हैं, अरे हाँ मजा आ गया, सुख चल रहे हैं ये हो। और दुख में भी वैसे, तो सुख और दुख दोनों में कैसे रहते हैं, बिल्कुल समान रहते हैं, एक समान रहते हैं। इस तरह से उन्होंने हिमालय के बारे में बताया है। एक बार देख लेते हैं व्याख्या कैसे करनी है।
प्रसंग आपको लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण में महादेवी जी ने हिमालय की क्या बताई है भाई, दृढ़ता बताई है और उसके प्रति अपनी भावात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। दृढ़ता बताइए बिल्कुल। तो क्या कहा है, हे हिमालय तू कठोर तपस्वी की भांति क्या है, समाधि लगाए हुए है। इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी जो है भंग नहीं कर सके हैं। वे तो केवल टकराए और हार मानकर क्या हो गए, वहां से लौट गए। एक और तो तुमने इतनी कठोरता है और दूसरी ओर जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की चित्कार सुनी तो क्या हो गया, दया के कारण तुम्हारी आंखों से जलधारा फूट पड़ी। अब हमने इसका ट्रांसलेशन दूसरी तरह से किया था तो दोनों ही ठीक है, ठीक है, दोनों ऐसे गलत नहीं होगा। आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो वो भी चलता है, अपना वर्जन भी होना चाहिए ना कुछ। तुम सुख की कामना नहीं करते किंतु सुख दुख में समान रहने वाले कैसे हो, योगी हो, कि हमेशा सुख और दुख में एक वैरागी की जैसे किसी को सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए हमेशा एक जैसे रहते हैं, वैसे ही तुम एक वैरागी यानी कि योगी की तरह रहते हो। काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे, कवित्री का मन मानव कष्टों को देखकर उन्हें दूर करने के लिए व्याकुल है। यहाँ हिमालय का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। कवित्री का प्रकृति चित्रण दर्शनीय है, मतलब ऐसा देख के हमको समझ आ रहा है कि हम हिमालय के बारे में बोल रहे हैं, तो उन्होंने चित्रण किया है। भाषा कैसी है, साहित्यिक हिंदी है। रस है शांत, यहाँ पे अब श्रृंगार के बारे में नहीं हो रहा है ना, उनकी ब्यूटी के बारे में नहीं बता रहे हैं, यहाँ शांत यानी कि बिल्कुल काम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। गुण माधुर्य है, अलंकार मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार आपको मिलेगा, रूपक अतिशयोक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट हमारा पद है जिसमें क्या कहती हैं कवित्री, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस द्रग में विहान। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रही हैं कि मेरे जीवन में आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। अब वो हिमालय को इस तरह से देख कर कि हिमालय में इतनी ज्यादा सहन शक्ति है, इतना ज्यादा वो हर चीज को सह लेता है, तो वो कह रही हैं कवित्री, अब कह रही है कि मुझे भी मेरे जीवन में क्या चाहिए, इस टाइप का मौन चाहिए, इस तरह की शांति चाहिए, तेरी छाया से हो मिलाप। और मैं चाहती हूं कि जिस तरह से तुम हो, शांत हो, हर सिचुएशन में हर परिस्थिति में एक समान रहने वाले हो, तो मैं भी चाहती हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊं और बिल्कुल जैसे आप हो, आपकी छाया में ही मेरा भी मिलाप हो जाए, यानी मैं भी बिल्कुल आपके जैसी हो जाऊं, मेरा जीवन भी आप जैसा हो जाए, मेरे अंदर भी वो सारी चीजें हो जैसी कि एक हिमालय में है। तन तेरी साधकता छूले, मेरा जो तन है, जिस तरह से तुम साधना करते हो, जिस तरह से तुम किसी चीज में ध्यान लगाते हो, यानी वो एक जगह अड़िग खड़ा है, उसी तरीके से मेरे अंदर भी ये साधकता आ जाए, मेरे अंदर भी ये साधना वाला भाव आ जाए कि चाहे दुनिया में कितने ही कष्ट हो, कितनी ही परेशानियां हो, लेकिन मैं अपने मार्ग से हटूं नहीं, विचलित नहीं हूं, तो ऐसी साधकता मुझे भी आ जाए। मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा जो मन है उसके अंदर क्या आ जाए, उसके अंदर थाह मतलब अथाह बहुत सारे करुणा आ जाए, प्रेम आ जाए, किसी के दुख को देखकर मैं भी दुखी हो जाऊं, तो ऐसी करुणा मेरे अंदर भी आ जाए, जैसी तुम लोगों को देखकर या वो मिट्टी के कण जो हैं उनको देखकर तुम्हारे आंखों से जो पानी आता है, वैसे ही मेरी भी अंदर वैसी करुणामयी मैं भी हो जाऊं। उर में पावस द्रग में विहान, उर मतलब कि हृदय में क्या आ जाए, पावस यानी कि वर्षा, ठीक है, उर में क्या हो, वर्षा हो, बारिश के समान मेरे अंदर क्या हो, जैसे बरसात का पानी जो बरसता है वैसे ही मेरा उर भी ऐसा हो, मेरे हृदय में हो। और द्रग मीन्स होता है, अभी मैंने आपको बताया था, नेत्र। और विहान मीन्स क्या होता है, विहान मीन्स होता है सवेरा, ठीक है, या प्रातःकालीन सवेरा। तो यहाँ पे कह रही हैं कि उर में पावस यानी कि मेरे हृदय में क्या हो, मेरे हृदय में वर्षा हो, और नेत्रों में क्या हो, नेत्रों में प्रातःकालीन सवेरा जो हो विद्यमान हो। तो कहने का मतलब क्या है, वो चाहती हैं कि वो भी हिमालय की जैसी बन जाए, कि चाहे संसार में कितने भी दुख आए, सुख आए, या फिर बरसात आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी परेशानी आ जाए,
मैं हमेशा हर परिस्थिति में एक समान रहूं। ऐसा नहीं हो कि सुख हो रहा है तो बड़ी खुशी हो जाऊं, दुख हो रहा है तो इतनी दुखी हो जाऊं कि जीने की इच्छा ही नहीं हो, आंधी आ जाए तो उससे परेशान हो जाऊं, तूफान आ जाए तो उसके बारे में कहूं। हमेशा एक जैसी ही रहूं और अपने अंदर क्या हो, मेरे दिल के अंदर, मेरे मन में ऐसा लगे कि हमेशा वर्षा की तरह बस इधर से उधर उछाल हो रहे हैं, एक जगह से वैसी जगह खुशियां हो रही हैं, और द्रग में मतलब कि नेत्रों में हमेशा एक नया सवेरा दिखे, नई रोशनी दिखे, हर चीज को मैं नए तरीके से देखूं। तो इस तरह से कवित्री जो है ये यहाँ पर बात कहना चाहती हैं। तो आप इस लास्ट वाली लाइन में अपने मन से बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो जो इसको सूटेबल करती हो। जैसे आप उर्मे पावस यानी कि आशाएं, ये सारी चीजें बता सकते हो, इच्छाएं, अभिलाषाएं, ये सारे वर्ड्स डाल सकते हो। द्रग में विहान, विहान में सवेरा, तो नई नई किरणें, नए नए रास्ते, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं आप इसमें डाल सकते हो अपने जब व्याख्या की बात कर रहे हैं तब। एक बार देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसे करनी है। आप सप्रसंग वो लिख सकते हो, संदर्भ वो लिख सकते हो, प्रसंग आप लिख सकते हो कि यहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया गया है, और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो कि प्रकृति के मानवीयकरण को बताया है। तो जो आपने अब तक लिखा है वो सारी प्रसंग आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या बताया, महादेवी जी कहती है कि हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन का मौन भावना तुम्हारे विस्तृत छाया से मिल जाए, मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है, मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितना कि तुम्हारे हृदय में भरा हुआ है, मेरे हृदय में वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। कवित्री का तात्पर्य, अब देखो यहाँ पे इन्होंने अपना तात्पर्य लिखा है, आप अपनी एक दो लाइनें और भी ऐड कर सकते हो। कवित्री का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्ट, संकटों, आंधी, वर्षा सबको झेलता है, उसी प्रकार हम भी जो है या वो भी जो है संकटों को आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित नहीं हो। यानी अगर संकट आते हैं तो उनसे विचलित नहीं हो, अपने जो आदर्श हैं, अपने जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको नहीं छोड़े, उनको लेके चले। होता है ना कई बार हमारे साथ कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया, या फॉर एग्जाम्पल हमको होमवर्क करना था, होमवर्क नहीं हो पाया, अब कल सबमिट करवाना है नोटबुक, तो हम क्या करते हैं, हम उसको आधा अधूरा लिख देते हैं, क्वेश्चन का आधा आंसर लिख के उसको छोड़ देते हैं कि क्या देखेगी मैम, इतने सारे पेजेस चेक करने हैं, टिक 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 लगा देगी। तो आपने तो अपनी तरफ से लिखा, शायद मैम आपका नोट भी नहीं करे, वो चेक भी कर दे, उनको पता भी नहीं चले, उस टाइम के लिए आपको लगेगा कि अरे मैंने बहुत सही किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, आपने अपने आप से चीटिंग की है, आपने अपनी मैम से भी चीटिंग की है, क्योंकि आपने जो सही तरीका था आपने उसको नहीं लिया, क्योंकि प्रॉब्लम आई आपने उसका शॉर्टकट निकाल दिया। तो ये चीजें जो हैं हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है मैम हमको डांटते, हो सकता है हमारे फ्रेंड्स ने वैसे ही किया हो जैसा हम सोच रहे थे, बट हमें नहीं करना है, क्योंकि जैसा आप अपना नेचर रखोगे आने वाले टाइम में वो आपकी हैबिट बन जाएगा। तो इसीलिए शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, जो जैसा है, चाहे टाइम लग रहा है, आपकी गलती थी, आपने टाइम से नहीं किया, लेकिन अब उस गलती को आपको सही तरीके से सुधारना है, वो तरीका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य क्या है कि यहाँ पे कवित्री जो है हिमालय को देखकर उसके महान गुणों को अपने मन में सहजने की कामना कर रही है, मानवीकरण कर रही है, प्रकृति चित्रण जो है वो दिखा रही है, भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, अलंकार आपको दे रखे हैं, मानवीकरण और बाकी सभी। सो थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। छोटे छोटे से चैप्टर थे, एक एक दिन में कंप्लीट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।